हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवेंट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये लाइट टॉपिक के अंदर आता है। लाइट चैप्टर में आपको दो टॉपिक पढ़ने होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड जो भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं या भी जो भी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या समझना है कि व्हाट इज़ द मीन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। सबसे पहले हमें समझना है कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, दो टर्म आपको लाइट में पढ़ने हैं, एक पढ़ना है रिफ्लेक्शन और एक पढ़ना है आपको रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, देन हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो पढ़ना है मिरर के बारे में। क्या पढ़ना है हमें? मिरर के बारे में, कि एक्चुअली में मिरर क्या होते हैं। और रिफ्रैक्शन में हमें क्या पढ़ना है? हमें रिफ्रैक्शन में पढ़ना है लेंस के बारे में। तो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो है आपका मिरर और रिफ्रैक्शन पे बेस्ड जो आपका एप्लीकेशन है वो है लेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन हम समझेंगे कि क्या होता है रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन, क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद हम लोग आएंगे मिरर पे, ठीक है ना, क्योंकि बिना रिफ्लेक्शन के हम मिरर को नहीं समझ सकते। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। सब कुछ पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और कुछ मैं आपको इजी एग्जांपल्स दूंगा जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि एक्चुअली में रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा के वापस आना, ठीक है ना। अब रिफ्लेक्शन की जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है वो किसी भी चीज़ के साथ हो सकता है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट बॉल खेल रहे हैं तो क्रिकेट बॉल को जब आप वॉल पे हिट करते हैं तो वो वॉल से हिट करने के बाद वो वॉल को वापस आती है, ठीक है ना। वो जो बॉल होती है, जो क्रिकेट बॉल होती है, वो वॉल से टकराने के बाद वापस आती है। तो जब वो टकरा के वापस आ रही है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। किसी भी चीज़ का किसी सरफेस से टकरा के वापस आना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। तो मैंने बोला जब हम बॉल को वॉल पे हिट करते हैं तो वो बॉल उस वॉल पे हिट करके वापस आती है। तो ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, पहली बात तो इसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे कि बॉल टकरा के वापस आ गई, इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब ये रिफ्लेक्शन किसके साथ हो रहा है? तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है आपका क्रिकेट बॉल के साथ, ठीक है ना। वैसे ही जब लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। चलिए समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल हम लोग सबसे पहले लेते हैं मिरर, ठीक है ना। मिरर जो होता है वो लाइट का रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। चलिए मैं मिरर के बारे में पहले थोड़ा बहुत आपको कुछ बता दूं। देखिए मिरर क्या होता है एक्चुअली में, आप कोई एक प्लेन मिरर ले लो, या सॉरी प्लेन मिरर नहीं बोलेंगे, आप कोई प्लेन ग्लास ले लो, ठीक है ना। जो सिंपल सा ट्रांसपेरेंट एक ग्लास होना चाहिए और वो एकदम प्लेन होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है। अब बोर्ड में क्या होता है कि बोर्ड भी कैसा होता है, देखने आपने भी देखा होगा, बोर्ड जस्ट एकदम प्लेन होता है। अब प्लेन होता है तो इसके दो सरफेस होते हैं, एक पीछे का सरफेस और एक उसके आगे का सरफेस, ठीक है ना। दो सरफेस होते हैं किसी भी ग्लास में। या फिर हम बात करें जो आपकी विंडो ग्लास होती है, ठीक है ना, जो आपकी विंडो ग्लास होती है, जो आपकी खिड़कियों में जो ग्लास लगा होता है, ठीक है ना, उसका भी आपने देखा होगा, एक वो सरफेस होता है जो आपको विंडो के बाहर से दिखाई पड़ता है और एक वो सरफेस होता है जो विंडो के मतलब घर के अंदर या विंडो की दूसरी साइड से दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही कोई भी एक ट्रांसपेरेंट ग्लास, कंडीशन है कि ग्लास कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो उस ग्लास के दो सरफेस होंगे, ठीक है ना। और क्या करना है आपको? एक सरफेस को आपको पॉलिश कर देना है। क्या कर देना है? पॉलिश। और जो पॉलिश सरफेस होते हैं उनको हम लोग कुछ इस लाइन के थ्रू, ऐसे लाइन्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सरफेस आपका कहलाता है पॉलिश सरफेस। ये सरफेस होता है आपका पॉलिश सरफेस। अब देखिए दो सरफेस हैं आपके पास, एक सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया तो दूसरा सरफेस एज इट इज रह जाएगा, और जैसे एज इट इज रह जाएगा तो अब होगा क्या इसके साथ
कि जब कोई लाइट इस सरफेस पे पड़ेगी या इस मिरर को हिट करेगी, तो अब क्योंकि ये लाइट क्या हो गई, सॉरी, ये जो मिरर, ये जो आपका ग्लास है, ग्लास क्या हो चुका है, दूसरे साइड से पॉलिश हो चुका है। अगर ये ग्लास पॉलिश ना होता तो लाइट क्या करती, लाइट जैसे इस सरफेस पड़ती इसके बाद एंटर कर जाती, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने ग्लास का एक सरफेस पॉलिश कर दिया है तो लाइट अब इसके अंदर से एंटर नहीं कर पाएगी, और एंटर नहीं कर पाएगी तो क्या होगी, अब ये टकरा के वापस चली जाएगी। तो क्या हुआ, जब लाइट इस मिरर पे, अब क्योंकि ये मिरर हो गया, देखिए मिरर का स्ट्रक्चर ही क्या होता है कि किसी भी प्लेन ग्लास को एक साइड से आप पॉलिश कर दो तो दूसरा जो सरफेस हो जाता है वो सरफेस कहलाता है रिफ्लेक्टिव सरफेस। कैसा कहलाता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। देखिए जब आपने उस ग्लास को पॉलिश नहीं किया हुआ था तो उस समय दोनों, चाहे आप इधर से देखिए चाहे आप उधर से देखिए, वो जो ग्लास था वो था ट्रांसपेरेंट, तो आप क्रॉस देख सकते थे उससे। लेकिन आपने क्या किया, एक साइड को पॉलिश कर दिया, और जैसे एक साइड को पॉलिश किया अब ये जो ट्रांसपेरेंट मीडियम था अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया, ठीक है, अभी ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया, अब आप इसकी क्रॉस नहीं देख सकते। तो अब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर, जिसका एक साइड पॉलिश होता है और दूसरा साइड होता है रिफ्लेक्टिव। तो जिस भी स्ट्रक्चर का एक साइड पॉलिश्ड होगा दूसरा साइड रिफ्लेक्टिव होगा, ऐसे स्ट्रक्चर को या ऐसे कंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर। तो अब जब लाइट इस पे आती है तो अब इसको क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रह गया, तो लाइट क्रॉस नहीं करती तो क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। और इसी प्रोसेस को मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि किसी चीज़ से टकरा के वापस आने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो बॉल के लिए दिया था कि बॉल जब टकरा के आप वापस आती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, किसका, बॉल का। लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है, रे ऑफ लाइट का हो रहा है। किसका हो रहा है, रे ऑफ लाइट का। तो जब कोई रे टकरा के मिरर से वापस आ रही है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पॉलिश होता है, ये जो पॉलिश किया जाता है, आपके मन में ये डाउट होगा कि ये पॉलिश किया किसका जाता है, तो ये पॉलिश किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल से हम क्या करते हैं, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास का एक साइड पॉलिश कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पॉलिश होता है ये किसका होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको हम लोग, तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द बाउंसिंग बैक the light ray when it falls on a smooth surface। तो क्या है डेफिनेशन, द बाउंसिंग बैक द लाइट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन अ स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होती है, लाइट रे जो होती है वो बाउंस बैक हो जाती है। बाउंस बैक का मतलब क्या है, टकरा के वापस आ जाना। बाउंस बैक मतलब टकरा के वापस आ जाना। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, बाउंस बैक। तो जब कोई चीज़ टकरा के वापस आती है तो मैंने बोला ये होता है रिफ्लेक्शन। और यही प्रोसेस जब लाइट में होता है कि लाइट जब किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है, तो जब लाइट किसी चीज़ से टकरा के वापस आती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, लाइट का हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्मूथ सरफेस,
तो इसका क्या मतलब है, क्या रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं होता? तो इस बात को समझिए, जो रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम होता है स्मूथ सरफेस से, ठीक है ना। अगर कोई सरफेस रफ है तो वो क्या करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्मूथ सरफेस जो होता है वो लाइट का रिफ्लेक्शन मैक्सिमम करता है, मतलब कुछ तो वो भी एब्जॉर्ब करेगा, बट जो रिफ्लेक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। किसमें, किस केस में? स्मूथ सरफेस के केस में। लेकिन वहीं पे जब लाइट किसी रफ सरफेस को हिट करती है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन क्या हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट क्या होता है, एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए हम जो स्टडी करते हैं वो स्मूथ सरफेस के लिए करते हैं। और स्मूथ सरफेस में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका मिरर, ठीक है ना। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, मिरर। तो अब देखिए, वापस देखिए, ये प्रोसेस एक्चुअली में हो क्या रहा है, प्रोसेस हो रहा है कि ये आपका पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस को हम इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉलिश किसका करते हैं, तो मैंने आपको बताया अभी, पॉलिश हम करते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। किसका करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड होता है, इसी से हम मिरर को पॉलिश करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है वो लाइट को बिल्कुल भी इंटर करने नहीं देता है। तो अब क्या होगा, जब कोई लाइट इस स्मूथ सरफेस पे या मिरर पे पड़ेगी तो अब ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, कि लाइट किसी स्मूथ सरफेस से बाउंस बैक हो जाती है, टकरा के बाउंस बैक हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि रिफ्लेक्शन किसका हो रहा है, लाइट का हो रहा है। अभी हमने पढ़ लिया कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है वो हमने समझ लिया कि लाइट जब किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस आती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो किन किन लॉज को फॉलो करते हैं। मतलब क्या है कि जब कोई स्मूथ सरफेस लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना, बाउंस बैक होती है, तो वो किन किन रूल्स को फॉलो करते हुए जाती है, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम देखेंगे। सपोज कर लीजिए आपका एक मिरर है, ठीक है ना, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ठीक है। अब ये है इसका पॉलिश सरफेस, ये है इसका पॉलिश्ड सरफेस, और आपको याद होगा कि हम पॉलिश किससे करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से। अब क्योंकि एक सरफेस का पॉलिश हो गया तो दूसरा अपोजिट सरफेस बचा। सिंपल सी बात है कि अगर जैसे सपोज कर लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है, तो एक सरफेस ये फ्रंट का हो गया और एक ये बैक का, तो अब ये बैक सरफेस है और ये है फ्रंट सरफेस। सपोज कर लीजिए मैंने इसका बैक सरफेस पॉलिश कर दिया, तो अब इसका कौन सा सरफेस बचेगा, ये हो गया पॉलिश सरफेस और ये हो गया रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो अब देखिए, जैसे लाइट इस सरफेस पे आएगी, मतलब मिरर पे आएगी, तो जैसे लाइट मिरर पे आएगी, मिरर पे इंसिडेंट होगी, उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब ये पॉलिश्ड हो गया है तो ये हो जाएगी बाउंस बैक। ये क्या हो जाएगी, बाउंस बैक, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगी रिटर्न, ठीक है। अब समझिए, ये जो लाइट इस मिरर पे आ रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट। मतलब इंसिडेंट होता है ना, इंसिडेंट का मतलब होता है उस पर पड़ना। तो जब ये रे इस मिरर पे हो रही है तो इसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट। तो ये रे इस मिरर पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ये एक सिंगल रे है जो कि मिरर पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, इसलिए इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप इजीली कर लोगे जब आप ये डायग्राम बनाना सीख जाओगे, ठीक है ना। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके लिए इजी है, और वैसे भी ये बहुत इजी टॉपिक है। चलिए, अब जो लाइट मिरर पे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस आती है तो इस प्रोसेस को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसलिए इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। वापस समझिए, जो रे मिरर पे आ रही है उसको हमने बोला इंसिडेंट रे, और जो रे टकरा के वापस जा रही है इसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। जो रे इंसिडेंट हो रही है उसको इंसिडेंट रे, जो रिटर्न हो रही है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब इस मिरर के परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इस मिरर से 90 डिग्री पे, मतलब इस मिरर और इस लाइन के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल। इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। जब भी किसी सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया जाता है, ठीक है।
अच्छा ये क्या है आपका, ये है नॉर्मल। और एक बात ध्यान देना है, कुछ बच्चे इसे रे मानते हैं, ये रे नहीं होती, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम खुद ड्रॉ करते हैं। क्यों ड्रॉ करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमने मिरर से 90 डिग्री पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल हम ड्रॉ क्यों करते हैं, तो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं ताकि एक इनके बीच में एंगल बन सके। अभी एंगल किसके किसके बीच बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और ध्यान दीजिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा ये जो एंगल है किसके बीच, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए रिलेट कर रहा है ना, इंसिडेंट और इंसिडेंस। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। वैसे ही नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इंसिडेंट की स्पेलिंग आई से होती है इसलिए हम इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिफ्लेक्शन की स्पेलिंग आर से होती है इसलिए इसको हम स्मॉल आर से। अब ये आई और आर क्या है, तो इस एंगल को, जैसे हम कोई एंगल की वैल्यू लिखते हैं तो हम जैसे मान लो इसके बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो हम इसको कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम शो कर सकते हैं एंगल आई। एंगल आई, एंगल आई मतलब ये क्या है, आई रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को, और आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आर लिख देता हूँ। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, अब देखिए ये एक्चुअली में है क्या, ये है आपका मिरर, ये है आपका मिरर। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए ये तीनों की तीनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों की तीनों इस पॉइंट पे मिलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये है मिरर का पॉलिश सरफेस, ये है रिफ्लेक्टेड सरफेस, इसलिए जब रे इस सरफेस पे आ रही है तो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा डायग्राम। इस डायग्राम को अगर आप याद रखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, बेसिकली इसके दो लॉज होते हैं। कितने लॉज होते हैं, दो लॉज। तो देखिए दो लॉज कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला लॉ क्या कहता है, पहला लॉ किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब किसी चीज से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो जो सबसे पहला रूल उसके लिए बोलता है वो ये बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये सब के सब एक ही पॉइंट पे मिलते हैं या एक ही पॉइंट पे पड़ते हैं। ठीक है ना, या एक ही प्लेन पे पड़ते हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये तीनों की तीनों इसी पॉइंट पे हैं, इसी प्लेन पे हैं। प्लेन देखा जाए तो सेम प्लेन है। प्लेन का मतलब क्या है, सरफेस। वापस समझिए पहला लॉ क्या कह रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन मतलब सरफेस। ठीक है ना, तो तीनों की तीनों इसी सरफेस पढ़ रहे हैं, मतलब मिरर पे ही पढ़ रहे हैं तीनों के तीनों। ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, फर्स्ट क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब सुनिए वापस ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल कोई रे नहीं होता, नॉर्मल एक लाइन है। ठीक है ना, एंड
नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है ना। देखिए वापस समझिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सब के सब एक ही प्लेन पे मिलते हैं, तो जिस भी सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा वो ये रूल को फॉलो करेगा, ये इस लॉ को फॉलो करेगा कि इंसिडेंट रे और उसका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब के सब एक प्लेन पे मिलेंगे। और सेकंड लॉ क्या कहता है, तो सेकंड लॉ बहुत इजी है और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है ना। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या कहता है सेकंड लॉ, हम लोग देखते हैं। सेकंड लॉ बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज always equal to angle of reflection। अच्छा एक बात का ध्यान देना है आपको, इनका कोई ऑर्डर नहीं है कि आप इसी को पहला लॉ बोलेंगे, इसी को सेकंड। किसी बुक्स में आपको क्या मिलेगा कि ये आपका सेकंड लॉ हो जाता है और ये फर्स्ट लॉ हो जाता है, ठीक है ना। तो उसका माइंड नहीं करना है आपको, चीज़ें सेम है, ठीक है। चलिए अब देखिए, क्योंकि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये कंडीशन हमेशा फॉलो करेगी, हमेशा एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। जैसे मान लीजिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो सपोज कर लीजिए 30 डिग्री का बन रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है ना। यही तो कह रहा है हमारा सेकंड लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगा। कौन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आई हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के, ठीक है ना। चलिए एक बार हम लोग वापस रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले तो मैंने आपको बता दिया, आपको ये डायग्राम याद रखना है। जो रे आती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो टकरा के वापस जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, क्योंकि टकरा के वापस आने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो ये वाली रे हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच में इस मिरर से 90 डिग्री पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये हम अपने से ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल कोई भी रे नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये कोई लाइट का पार्ट नहीं होता। अब देखिए इसको ड्रॉ करने का रीज़न कि इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में एक एंगल मिला हमें, ये एंगल, और इस एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना इसको हमने बोला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब लॉ क्या कहता है, तो फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तीनों की तीनों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब के सब एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। सेकंड क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी आपसे एग्जाम में आएगा व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको लिखना है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और ये फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। एक्चुअली में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये वाला एंगल ऑलवेज इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग अलग से क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिए हमने जो पहला एप्लीकेशन लिया है वो लिया है प्लेन मिरर। क्या लिया है, प्लेन मिरर। ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाई करनी है, बस आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी पढ़नी है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उनकी में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, जो हमें मेन पढ़ना है वो पढ़ना है डिटेल में स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर,
तो हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। हाँ, स्फेरिकल मिरर में बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करनी है, बट प्लेन मिरर में हमने थोड़ा बहुत ही समझना है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर का जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए तो हम लोग उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखिए ये है आपका प्लेन मिरर जिसका एक सरफेस है रिफ्लेक्टिव, दूसरा है पॉलिश्ड, ठीक है। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये है एक एक्सिस, ये एक्सिस है। अब देखिए तो इमेज कैसे बनती है। आपके घरों में जो मिरर है एक्चुअली वो प्लेन मिरर का ही एग्जांपल है। आपके घरों में जो आप मिरर यूज़ करते हो सुबह सुबह, या सॉरी कहीं आप जब बाहर जाते हो तो जो मिरर आप यूज़ करते हो वो मिरर कौन सा होता है, वो प्लेन मिरर ही होता है। तो मिरर में आपको इमेज अपनी दिखाई कैसे पड़ती है, जब आप मिरर को अपने सामने रखते हो। तो सपोज कर लीजिए ये मिरर है और इसके सामने हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, ठीक है ना। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट ओ डैश है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि अब जो इमेज बनेगी इसकी वो कैसे बनेगी, तो देखिए सबसे पहले मैं समझ लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलती है, देखिए इसको और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ पाएंगे जब हम लोग स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम्स की बात करेंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा आप दिमाग पे जोर नहीं देना है आपको, जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उतनी समझ लीजिए। इमेज कैसे बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। वापस सुनिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रेज कहाँ से निकलती है, इसी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं। तो सपोज कर लीजिए एक रे कुछ ऐसे जा रही है और एक रे कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है। 2 रेज निकली, कहाँ से निकली, इस ऑब्जेक्ट से। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे 2 रेज निकलती हैं। एक रेज जा रही है आपकी स्ट्रेट और एक जा रही है कुछ ऐसे। अभी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उसमें क्या बताया कि जिस एंगल पे ये रेज आती है, मतलब इंसिडेंट होती है, उसी पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये बन गया, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, ठीक है। अब देखिए, अच्छा ये रे क्या पढ़ रही है, ये रे इस मिरर से परपेंडिकुलर पढ़ रही है, तो इसी पाथ पे ये रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। अब सुनिएगा मैंने क्या कहा था। देखिए पहले यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ध्यान समझिएगा, ये है आपकी इंसिडेंट रे, और जैसे ही मिरर पे इंसिडेंट हुई ये एक एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे, देखिए जब ऑब्जेक्ट यहाँ से आया तो मिरर पे इंसिडेंट हुआ। अब क्योंकि जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं वो याद करिए, जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करते हैं वो हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अच्छा, जब इसी नॉर्मल से कोई रे आ रही है तो इसका मतलब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बनेगा, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई रे परपेंडिकुलर मिरर के आती है तो उसी तरह से परपेंडिकुलर रिटर्न हो जाती है। आपको मैंने बोला बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, अभी बस थोड़ा सा आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, बाकी हमें डिटेल में पढ़ाई करनी है स्फेरिकल मिरर में। तो सिंपल सा आपको क्या समझना है कि अगर रे इधर से आ रही है और इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, मतलब 90 डिग्री पे, मिरर से 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, तो इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए मिरर की ये 90 डिग्री है, बट ये नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करें तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, नॉर्मल से एंगल बना रही है 0 डिग्री। तो एंगल हम मेजर किससे करते हैं, नॉर्मल से, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई जो कि ऐसे नीचे मतलब निकल जाएगी, और एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, जब कोई 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वही बनती है इमेज। वहाँ पे इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट का तभी बनेगा जब उससे निकलने वाली 2 रेज मिरर से रिफ्लेक्ट करके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। वापस से सुनिएगा, मैंने बोला किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज तभी बनेगा जब उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली 2 रेज मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो नहीं, जब वो मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी ना, रिफ्लेक्ट होंगी, उसके बाद जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तब इमेज बनेगा।
तो दिख रहा है आपको, एक तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई और एक रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई, मतलब कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते चले जा रहे हैं। तो जब एक दूसरे से सेपरेट होते चले जा रहे हैं तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट आगे की ओर नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम रेस को पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं। कहाँ ड्रॉ करते हैं? पीछे की ओर। और जब हम इनको पीछे की ओर ड्रॉ करेंगे तो दिख रहा है, देखिए ये वाली रे को पीछे की ड्रॉ किया और ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे की ओर ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ बन जाता है इमेज। रिफ्लेक्टेड रे मतलब मिरर से टकरा के वापस होने के बाद, मिरर से जब वो टकरा के वापस होंगी तब जब वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तब इमेज बनेगा। अच्छा, जब भी हम अब, क्योंकि देखो एक्चुअल में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि रेस पीछे की ओर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो पॉलिश्ड है, तो पॉलिश सरफेस तो कभी इधर आएगी नहीं। तो ऐसे रेस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरीज रे। क्या बोलते हैं? इमेजिनरीज रे या वर्चुअल रेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल रेज। और जो वर्चुअल रेज होती हैं इनको हम लोग डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये जो बना है आपका इमेज है, इमेज क्या बन गया आपका? आई डैश। ठीक है, चलिए वापस से समझते हैं। ऑब्जेक्ट्स दो रेज निकली, एक निकली नॉर्मल से 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री से जो नॉर्मल से निकली तो इसी पाथ पे वापस हो जाएगी। और एक रे कुछ ऐसे जा रही है, तो जब ऐसे जा रही है तो जितना एंगल इस, देखिए सपोज कर लीजिए ये नॉर्मल है, तो जितना एंगल नॉर्मल से ये वाला एंगल बनेगा उतना ही नॉर्मल से ये वाला रे एंगल बनाएगा, मतलब आई और आर इक्वल होगा। तो रे ऐसे आई और ऐसे इंसिडेंट होगी। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को जब हमने पीछे की ओर ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ पे भी दो रिफ्लेक्टेड रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो रेज या दो रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड इन द सेंस मिरर से टकरा के वापस जाने के बाद, तो जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देंगी उस पॉइंट पे बन जाता है उसका इमेज। तो इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया इसका? इमेज। ठीक है। अब क्योंकि ये एक दूसरे को आगे की ओर इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही थी इसलिए हमने इनको पीछे ड्रॉ किया। तो मिरर में हम हमेशा ऐसा ही करेंगे कि अगर कोई दो रेज आगे की ओर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हम उनको पीछे की ओर इंटरसेक्ट करा देंगे, कहीं ना कहीं वो इंटरसेक्ट करेंगे, या तो आगे या तो पीछे। ये आगे नहीं की इसलिए इसको हमने पीछे करा दिया, और जब पीछे की ओर कराया तो ये रेज क्योंकि मिरर को क्रॉस करते हुए आ रही हैं जो कि पॉसिबल है नहीं, इसलिए इन रेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल रेज। और अगर ये दोनों रेज एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट कर पाती तो इनको हम लोग बोलते हैं रियल रेज। क्या बोलते हैं? रियल रेज। तो समझिए, तो ये बन गया इमेज, ये है ऑब्जेक्ट और ये बन गया इसका इमेज। जब आप भी अपने घरों में जो प्लेन मिरर होता है उसमें आपने अपना इमेज देखा होगा तो इमेज हमेशा दूसरे साइड दिखाई पड़ता है, अंदर साइड, मिरर के अंदर। ठीक है ना, आपको कभी भी अपने साइड नहीं दिखाई पड़ता। अपने साइड हमें अपने साइड दिखाई पड़ेगा स्फेरिकल मिरर में, वो हम लोग वहाँ बात करेंगे। लेकिन जब प्लेन मिरर हम लोग देखते हैं तो हमें अपना इमेज हमेशा दूसरे साइड दिखाई पड़ता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज इसके दूसरे साइड है। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, देखिए एग्जैक्ट तो डायग्राम ऐसा नहीं बना, बट आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज दिख रही हैं। तो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज देखिए, जब भी वर्चुअल, अब मैंने बोला इन रेज को हम बोलेंगे वर्चुअल रेज, और अगर ये दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो इनको हम लोग बोलते हैं रियल रेज। जब वर्चुअल रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो इमेज बनता है उस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज होता है वो ऑलवेज वर्चुअल होता है। मतलब जो हम प्लेन मिरर में अपना इमेज देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है। वो रियल रेज एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इसलिए उनको हम रियल इमेज नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अच्छा, वर्चुअल के साथ साथ ये होती है इन्वर्टेड। तो देखिए ओवरऑल हम इसकी प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं, हम इसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड अब ये वर्चुअल और इरेक्ट क्या है? वर्चुअल क्यों है? क्योंकि ये दोनों वर्चुअल रेज हैं, ये दोनों वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज हैं, और ये दोनों वर्चुअल रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जब कट कर रही हैं तो इमेज बन रहा है वर्चुअल। अच्छा, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। मतलब जैसा आप ऑब्जेक्ट, मतलब जैसा सीधा ऑब्जेक्ट है वैसा ही उसका इमेज दिखाई पड़े। ऐसा नहीं है कि हम
मतलब अपना फेस इस तरह से देख रहे हैं और जो हमारा इमेज है वो कुछ अपोजिट दिखाई पड़ रहा है, ऐसा समझिए। सपोज कर लीजिए मार्कर है, तो जब इस मार्कर के इमेज जस्ट ऐसा बनेगा ना तो इसको हम बोलेंगे इरेक्ट इमेज। लेकिन जब ये अपोजिट बनेगा, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, इमेज इसका ऐसा बन रहा है, देखिए जस्ट अपोजिट, तो ऐसे इमेज को बोलते हैं इनवर्टेड इमेज। क्या बोलते हैं? इनवर्टेड। ये मैंने बोला ना सारी चीज़ें हम डिटेल में स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना है, बस बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना। तो जब ऐसा इमेज बनेगा, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज, तो इसको बोलते हैं इरेक्ट, और जब अपोजिट बनेगा तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, मतलब उल्टा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो इमेज कैसा बन रहा है? वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअल रेज है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। देखिए जो इमेज का साइज होगा वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। किसके इक्वल होगा? ऑब्जेक्ट के साइज के। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जितना बड़ा इमेज हो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतना ही बड़ा इमेज। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, तो इसका इमेज भी क्या बनेगा? 5 सेंटीमीटर का। बड़ा नहीं बनेगा, उतना ही बड़ा बनेगा। ठीक है ना? तो इमेज का साइज इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के साइज के। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम, जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज वो इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा किसके? डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इमेज की। ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग इमेज की पढ़ रहे हैं कि इमेज आपका वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इमेज का साइज सेम होता है ऑब्जेक्ट के साइज के। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। मिरर और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का। यही चीज़ हमने लिखी है। जैसे सपोज कर लीजिए मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच का है वही डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करें तो जो इमेज की पोजीशन होती है, ये है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये है इमेज की पोजीशन। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इमेज होती है, इमेज की पोजीशन वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है। तो कहाँ होती है? बिहाइंड द मिरर। किसकी इमेज, किसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग? तो इमेज की पोजीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी ही किसकी पढ़ रहे हैं? इमेज की पढ़ रहे हैं, जो कि प्लेन मिरर से बन रहा है। तो हम सारी प्रॉपर्टी बात कर रहे हैं इमेज की। तो जो इमेज है वो हमेशा मिरर के बिहाइंड बनता है, मतलब मिरर के पीछे बनता है। आपने मिरर देखा होगा तो इमेज कहाँ दिखाई पड़ता है? हमेशा पीछे। ठीक है ना? तो इमेज की पोजीशन हो गई बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना? होता है जो लास्ट प्रॉपर्टी इसकी, जो इमेज होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इमेज की जो देखिए चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं कि जो इमेज होता है वो होता है लैटरली इन्वर्टेड। क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड। अब इसका मतलब क्या है मैं भी आपको समझाता हूँ। तो इमेज बनता है आपका, सॉरी, लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है मैं समझाता हूँ अभी आपको। तो पहले समझ लीजिए 5 प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। मिरर की 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इमेज का साइज जो होता है वो सेम होता है ऑब्जेक्ट के साइज के जितना, डिस्टेंस जो होता है इमेज का मिरर से सेम होता है मिरर और ऑब्जेक्ट के जितना,
जो इमेज बनती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसकी है लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि जब भी आपने ध्यान दिया हो, जब भी आप मिरर में अपना राइट हैंड उठाते हैं तो जो इमेज बन रहा है उसका वो हमेशा लेफ्ट हैंड उठता है, ठीक है ना। कभी भी आपने इस चीज़ को देखा हो तो वो हमेशा लेफ्ट हैंड उठाता है, इसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। और जैसे कि देखो, अगर आपने कोई लेटर लिखा है एल और मिरर में इसका इमेज दिख रहे हैं, तो वो जो इमेज है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो सिंपल सा समझना है कि जो साइड होती है ना वो इंटरचेंज हो जाती है, जो साइड इंटरचेंज हो जाती है मिरर का, उसी को हम इमेज का जो साइड इंटरचेंज हो जाती है उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। क्या होता है कि जब इमेज का जो साइड इंटरचेंज हो जा रहा है, ठीक है ना, इमेज का जो साइड इंटरचेंज हो जा रहा है उसी को प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड। कि आपने अपना राइट हैंड उठाया तो इमेज में जो देख रहे हैं वो आप उसका लेफ्ट हैंड, और अगर आपने लेफ्ट हैंड उठाया तो इमेज में जो देख रहे हैं वो राइट हैंड, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने एल बनाया है और एल लेटर को जब हम लोग मिरर में देखेंगे तो कुछ वो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए ऐसे ही अगर हम लोग देखें आर को, तो जो इमेज बनेगा वो आर का कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो देखिए साइड इंटरचेंज हो गया, तो जब साइड इंटरचेंज हो जाता है इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लैटरली इन्वर्टेड।